आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा बताए गए संवैधानिक और शांतिपूर्ण मार्ग पर चलें। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को अपनी एकता और अपने वोट की ताकत से पॉलिटिकल पावर की मास्टर चाबी हासिल करनी चाहिए। आज उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बसपा अध्यक्ष ने बिना किसी का नाम लिए उन संगठनों और पॉलिटिकल दलों पर भी निशाना साधा जो उनके अनुसार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलित, वंचित और पिछड़े समाज के लोगों को सड़कों पर उतारते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आंदोलन कई बार हंगामे, सड़क जाम और टकराव का रूप लेते हैं, जिसके बाद कुछ नेता घटनास्थल पर पहुंचकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि इससे पीड़ितों को न्याय मिलने के बजाय उनकी परेशानियां और बढ़ जाती है। अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है। और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। अब वास्तविक रूप से उनका इशारा चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ था, जो सांसद है और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। हालांकि उनके आंदोलन के तौर तरीके मुझे भी व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं है, लेकिन उनकी आक्रामकता काबिल तारीफ है। तो हमारी बहनों की इस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना। बहरहाल बहन जी ने स्वयं बाबा साहब का हवाला देते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई को कानून को हाथ में लेकर नहीं, बल्कि संविधान और कानून के दायरे में रहकर लड़नी चाहिए। यदि कहीं न्याय न मिले तो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। उन्होंने अपने समर्थकों से ये भी कहा कि विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में सजग रहे, क्योंकि राजनीतिक सत्ता ही समाज को स्थायी रूप से सशक्त बना सकती है। बहन जी का संदेश निश्चित रूप से संविधान, लोकतंत्र और राजनीतिक शक्ति के महत्व को रेखांकित करता है। इसमें शायद ही किसी को असहमति होगी कि सत्ता परिवर्तन के बिना नीतियों में व्यापक बदलाव लाना कठिन होता है, लेकिन उनके बयान का वह हिस्सा जिसमें उन्होंने सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने से बचने की सलाह दी, उसी पर सबसे अधिक चर्चा जो है वो हो रही है। क्योंकि सवाल यह है कि क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई केवल चुनाव और वोट के माध्यम से लड़ी जा सकती है, या फिर लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संवैधानिक जन संघर्ष की भी अपनी भूमिका होती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम बहुजन आंदोलन के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मान्यवर कांशीराम साहब ने केवल चुनावी राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी है। उनकी शुरुआत ही आंदोलन से हुई। आप सब जानते हैं कि पूर्व में डॉक्टर आम्बेडकर जयंती की छुट्टी और उनके सहयोगी दीना फैना का सस्पेंशन, यहीं से उनका संघर्ष शुरू होता है। यहीं से बामसेफ, DS4 और बसपा की नींव भी स्थापित होती है। मान्यवर साहब ने इसके बाद समाज में चेतना जगाने के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो, शराबबंदी अभियान, महिला ढोने की अमानवीय प्रथा के विरुद्ध अभियान और स्वतंत्र भारत में बहुजन समाज गुलाम और आश्रित क्यों, ऐसे अनेक अभियान चलाए। उन्होंने कई सामाजिक आंदोलन चलाए। मुंबई में उन्होंने टाडा कानून के खिलाफ आंदोलन किया। उस वक्त तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संविधान की समीक्षा के खिलाफ भी देशव्यापी आंदोलन उन्होंने चलाया था। उनका उद्देश्य समाज को संगठित करना, आत्मसम्मान जगाना और राजनीतिक चेतना पैदा करना था। उनके लिए सामाजिक आंदोलन और पॉलिटिकल पावर दोनों एक दूसरे के पूरक थे, विरोधी नहीं। मान्यवर कांशीराम साहब ने पहले बामसेफ बनाया, फिर DS4 और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। यदि उनकी पूरी यात्रा को देखें तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, उन्होंने पहले समाज को शिक्षित किया, फिर संगठित किया, फिर सामाजिक चेतना जगाई और उसके बाद पॉलिटिकल पावर हासिल करने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया। यानी सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक शक्ति दोनों साथ साथ चलें। यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि कांशीराम साहब चाहते तो क्या वे सीधे सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते थे? बिल्कुल पॉसिबल था, लेकिन उन्होंने लगभग 1.5 दशक तक समाज में वैचारिक और संगठनात्मक कार्य किया। यह बताता है कि राजनीतिक सफलता के पीछे सामाजिक तैयारी भी आवश्यक होती है।
यही बात हमें मंडल आयोग के इतिहास में भी दिखाई देती है। रिपोर्ट केवल इसलिए लागू नहीं हुई कि वह लिख दी गई थी, उसके पीछे वर्षों की बहस, सामाजिक न्याय का विमर्श, पॉलिटिकल विल पावर और लोकतांत्रिक दबाव, इन सब की भूमिका थी। स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन भी इसका उदाहरण है। महार सत्याग्रह हो, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन हो या समान नागरिक अधिकारों की लड़ाई, उन्होंने हर संघर्ष संविधान, संगठन और अनुशासन के साथ लड़ा। उन्होंने कभी अराजकता का समर्थन नहीं किया, लेकिन अन्याय के सामने मौन रहने की भी शिक्षा नहीं दी। महाराष्ट्र का इतिहास भी हमें यही बताता है। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में भूमिहीन किसानों के लिए चला ऐतिहासिक भूमि सत्याग्रह आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े शांतिपूर्ण आंदोलन में गिना जाता है। हजारों लोगों ने जेल यात्राएं की, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य संविधान के दायरे में रहते हुए भूमिहीनों को न्याय दिलाना था। उस संघर्ष ने भूमि के प्रश्न को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया और इसका परिणाम ये हुआ कि कई भूमिहीनों को जो है ज़मीन मिली और माननीय कांशीराम साहब का स्लोगन भी वही से आया, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। आज भी महाराष्ट्र में दादा साहब गायकवाड़ के नाम पे भूमि सबलीकरण योजना चलाई जाती है। यदि हम विश्व का इतिहास देखें तो वहाँ भी यही तस्वीर दिखाई देती है। अमेरिका में अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में शांतिपूर्ण जन आंदोलन ने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध ऐतिहासिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध लंबे लोकतांत्रिक संघर्ष में नेल्सन मंडेला और लाखों लोगों की भागीदारी ने समान अधिकारों की नींव रखी। महिलाओं को मतदान का अधिकार भी दुनिया के अनेक देशों में दशकों तक चले संगठित अभियानों के बाद ही मिला। इतिहास का यह अनुभव हमें बताता है कि अधिकार केवल कानून की किताबें में लिख देने से समाज तक नहीं पहुंचते। उन्हें लागू करने के लिए जागरूक समाज, संगठित प्रयास, संवैधानिक संघर्ष और पॉलिटिकल विल, इन सब की आवश्यकता होती है। इसलिए बहस शायद आंदोलन बनाम वोट की नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि आंदोलन कैसा हो। यदि कोई आंदोलन हिंसा, तोड़फोड़, नफरत या कानून को हाथ में लेने का माध्यम बन जाए तो उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि आंदोलन संविधान की मर्यादा में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक न्याय और मानवीय अधिकारों के लिए चलाया जाए तो वह लोकतंत्र की स्वाभाविक और वैध प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। लोकतंत्र सिर्फ 5 साल वोट डालने तक नहीं होता, वह निरंतर जागरूकता, संगठन और शांतिपूर्ण प्रतिरोध का भी नाम है। जब संसद में आवाज़ दब जाती है, प्रशासन निष्क्रिय रहता है या मीडिया पक्षपाती हो जाता है, तब संगठित जनसंघर्ष लोकतंत्र को सुधारने का सशक्त माध्यम बनता है। आज के बहुजन आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? शायद चुनौती यह नहीं है कि आंदोलन होना चाहिए या नहीं, शायद चुनौती यह है कि आंदोलन कैसे होना चाहिए। क्या वह संविधान की मर्यादा में होगा? क्या वह समाज को शिक्षित करेगा? क्या वह लोगों को संगठित करेगा? क्या वह लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास बनाए रखेगा? क्या वह समाज में समता, बंधुत्व और न्याय के मूल्यों को मजबूत करेगा? यदि उत्तर हाँ है तो इतिहास बताता है कि ऐसे आंदोलन लोकतांत्रिक समाजों का हिस्सा रहे हैं। और दूसरी ओर, क्या केवल चुनाव में जीत लेना ही सामाजिक परिवर्तन की गारंटी है? इतिहास इसका उत्तर भी सरल हाँ में नहीं देता, क्योंकि चुनाव सरकार बदल सकते हैं, लेकिन समाज बदलने के लिए शिक्षा, वैचारिक जागरण, संगठन, सामाजिक सुधार और संवैधानिक चेतना की निरंतर आवश्यकता होती है। यही कारण है कि बाबा साहब का संदेश केवल मतदान तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इन 3 शब्दों को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। यदि शिक्षा नहीं होगी तो संगठन कमज़ोर होगा, यदि संगठन नहीं होगा तो लोकतांत्रिक संघर्ष कमज़ोर होगा, और यदि संघर्ष नहीं होगा तो समाज अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो नीतिगत परिवर्तन भी अधूरे रह सकते हैं। इसलिए शायद इतिहास हमें किसी एक रास्ते को चुनने के लिए नहीं कहता, वह हमें संतुलन सिखाता है। शिक्षा भी, संगठन भी, संवैधानिक संघर्ष भी और राजनीतिक शक्ति भी, इन्हीं 4 स्तंभों पर सामाजिक न्याय की मजबूत इमारत जो है वो खड़ी होती है। अंत में यह वीडियो किसी व्यक्ति का समर्थन या विरोध नहीं है। यह एक ऐतिहासिक प्रश्न पर संवाद साधने का महज एक प्रयास है। लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन इतिहास का अध्ययन, संविधान का सम्मान और तथ्यों पर आधारित विमर्श, यही किसी भी समाज को आगे बढ़ाते हैं। अब निर्णय आपका है। क्या बहुजन आंदोलन की आगे की यात्रा केवल चुनाव से तय होगी या शिक्षा, संगठन, संवैधानिक जनजागरण और राजनीतिक भागीदारी, इन सब के संयुक्त प्रयासों से? अपनी राय अवश्य लिखिए। यदि आपको लगता है कि इतिहास को तथ्यों के साथ समझना आवश्यक है
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि बहस नारों से नहीं बल्कि संविधान और विचार के आधार पर आगे बढ़े। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।